वैसे तो बड़े अदब से कहलाती है वो जनता जनार्दन, पर हर फैसले में तलवारों पर उसी की गर्दन है। सब जानती है पर बेवकूफ भी इसी का बनता है, कोई और नहीं ये हमारे देश की जनता है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में। इसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से सियासी तमाशा चल रहा है। मुंबई, सूरत और अब गुवाहाटी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना विधायकों का एक बड़ा ग्रुप, बड़ा धड़ा गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में ठहरा हुआ है। विधायक उड़न खटेले पर मुंबई से गुवाहाटी तक सियासी परिक्रमा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम आवास वर्षा छोड़कर अपने घर मातुश्री पहुंच गए हैं और विपक्ष पूरे तमाशे में अंदर खाने अपना गेम सेट करने में लगा है। लेकिन उस आम आदमी का क्या, जो 4 दिनों से संकट में है, क्योंकि उसकी सुनवाई करने वाला न तो सरकार है, न विधायक हैं और न अफसर, क्योंकि सभी तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जनता को सुनेगा कौन। इस सबके बीच एक तस्वीर दिखती है जो महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को बयां कर रही है। सियासी घमासान, जनता परेशान। महाराष्ट्र में कोई जन सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 4 दिनों से जिस तरह का तमाशा चल रहा है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, घमासान चल रहा है, उसका नतीजा है कि 4 दिन से महाराष्ट्र में लगभग सारा कामकाज ठप हो गया है। कोई कामकाज नहीं हो रहा, कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही। मंत्रालयों में आमतौर पर कोई मंत्री नहीं बैठ रहा है। अफसर आदेश के इंतजार में बैठे हैं और 1/3 से ज्यादा विधायक, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो राज्य से बाहर है, महाराष्ट्र से बाहर है। कैसे चल रहा है महाराष्ट्र? क्या हो रहा है जनता का? कौन सुन रहा है उनकी बात? कोई सुनने वाला नहीं है साहब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं, एकनाथ शिंदे कुर्सी पकड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे से सारा गेम प्लान कर रही है, तो उसी में लगातार बात हो रही है। लेकिन मंत्रालयों में कोई नहीं बैठ रहा, जनता की सुनवाई नहीं हो रही, कामकाज कोई नहीं हो रहा। अफसर आदेश के इंतजार में बैठे हैं और नतीजा है कि महाराष्ट्र ठप पड़ा है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चल रहा है और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पार्टी और पॉलिटिक्स ही सब कुछ है? जिस जनता ने उनको चुना, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की क्या जिम्मेदारी है। संवैधानिक पदों पर जिम्मेदारी रखने वाले लोग क्यों खामोश हैं? बीजेपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रही? कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरे गेम प्लान के मास्टरमाइंड हैं और अगर उनको लगता है कि शिवसेना के जो प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, यदि उनको बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए। राज्यपाल सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं कह रहे? राज्यपाल आंखें बंद करके बैठने वाले मुखिया नहीं हो सकते इस देश में। उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री सियासी तमाशे को खत्म करने के लिए सरकार खुद क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट कर रही, क्यों नहीं अपना बहुमत साबित कर रही, ताकि संविधान की जो जिम्मेदारी है, यदि संविधान में देखेंगे तो उसमें उनकी पॉलिटिकल वो है, जिम्मेदारी है कि वो सरकार जो है, मुख्यमंत्री ऐसे तमाशा नहीं देख सकते। उनको राज्यपाल को कहना चाहिए कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मूव करना चाहिए, ट्रस्ट वोट के लिए। लेकिन वो भी चुप बैठे हुए हैं। राज्यपाल चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, विपक्षी नेता चुप हैं।
तो महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा, इन संवैधानिक जिम्मेदारियों का क्या होगा? इन सवालों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। सब लोग अपनी कुर्सी बचाने, विधायकों की संख्या गिनने में लगे हुए हैं। अस्थिरता खत्म करने की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो खुद फ्लोर टेस्ट के लिए आए। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री खुद फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे? क्या राज्यपाल बोलेंगे मुख्यमंत्री को कि वो फ्लोर टेस्ट करके बहुमत साबित करें? या फिर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब जो गुवाहाटी में बैठ के सरकार चलाने की सपने देख रहे हैं, वो क्यों नहीं बात करते फ्लोर टेस्ट की? महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे इस घमासान से देश की राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए भले ही शिवसेना अब बीजेपी के साथ ना हो, लेकिन अब उसने अन्य दलों के साथ कांग्रेस का भी हाथ थाम लिया। इसी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो दिल्ली में नेता हैं और शिवसेना के नेता संजय राउत का क्या कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहां के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में चल रही उठापटक को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल का कहना है और कांग्रेस नेता नाना पटोले क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं आया। जो आया है ये 30-32 लोगों का साइन, उनमें ही डाउट बोल रहे हैं, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ? जब कोई लेटर देता है तो जो आपका कार्यालय रहता है वो डिस्पैच, उनमें तो कुछ है, अंदर क्या है वो देखने से पहले ये मिला साइन कर देते, वो काम ही है ना उसका। इसके वास्ते ये ऐसा नहीं, ये मैंने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर डिसीजन क्या लेनी है वो मैं अभ्यास करके दे दूंगा। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास आघाड़ी के बारे में नहीं है और हम लोग पूरे सचेत है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है। हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले हम आपको बताते हैं आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या विचारधारा बदलने से सियासी पार्टियां खत्म हो रही हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर ट्वीट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान NK सिंह साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर युथिका मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। महात्मा गांधी के पड़पोत्र तुषार गांधी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रपोत्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी भी अपडेट करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। NK सिंह साहब और डॉक्टर युथिका के पास जाएं उससे पहले एक बात कि हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या शिंदे का हिंदुत्व और आम आदमी का हिंदुत्व एक है? मुझे स्वामी विवेकानंद का शिकागो के धर्म संसद में दिया गया एक भाषण का एक हिस्सा याद आता है जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने को से गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी है। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व करता हूं जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और तमाम देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है।
एनके सिंह साहब और डॉक्टर युथिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, आप तो दोनों विषयों पर विद्वान हैं, हिंदुत्व पर भी और संविधान पर भी। पहले संविधान पे मैं जानना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक जिम्मेदारियां बनती हैं हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे राज्यपाल की, हमारे विपक्षी दलों की? विजय जी, बड़ा बारीक सवाल है। हमारे गवर्नर की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा गुरुतर है जी। और गवर्नर का जो शपथ होता है वो डिफरेंट होता है। इस देश में 2 ही पद है जिनके शपथ का प्रारूप संविधान में अलग से दिया हुआ है। संविधान की रक्षा का का शपथ क्या है और वो कौन लेता है? देश का हाँ जी हाँ, संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, अभिरक्षण, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। यस। ये शपथ प्रधानमंत्री भी नहीं लेता, चीफ जस्टिस भारत का नहीं लेता। लिहाजा संविधान के संरक्षण की शपथ गवर्नर के पास है। अगर कहीं भी संविधान सम्मत चीज नहीं हो रही है तो उसे स्टेप इन करना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ एक बारीकी है कि एक डेमोक्रेसी में जो प्रक्रिया है वो क्रमवार चलती है। क्रमवार चलने का मतलब ये है कि पहले ये कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो। जी। चीफ मिनिस्टर या तो आगे आए, चीफ मिनिस्टर कहे कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। आप जानते हैं कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में डीम्ड कॉन्फिडेंस होता है। विश्वास तब तक रहता है जब तक अविश्वास ना हो। जी। यही वजह है कि आप सड़क से किसी आदमी को ले आके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकते हैं जब तक उसको चुनौती ना मिले, उसमें कॉन्फिडेंस किसी ने लूज ना किया हो। जी। लिहाजा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाती है। अब ये जिम्मेदारी लेकिन सर, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तो है चीफ मिनिस्टर के पास। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तो चीफ मिनिस्टर का है कि वो इस तरह का कयास नहीं चला सकता। नहीं, क्योस बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल ये जिम्मेदारी उसकी, भाई वो तो कह रहा है हम कॉन्फिडेंट है। 2 ही चीजें हो सकती है, या तो वो इस्तीफा दे दे या वो कहे कि भाई डीम्ड कॉन्फिडेंस है जी। वो इसके लिए नहीं जाएगा कि हमें कॉन्फिडेंस सीख करना है। नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर ये चाहे तो बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकती है जी। यहां पे जो पूरा खेल है वो ये है कि शिंदे चाहते हैं कि ओरिजिनल पार्टी इसको डिक्लेयर किया जाए जी। क्योंकि पैरा 4, अगर आपने देखा होगा, अब आप जानते हैं इस सब्जेक्ट को, एंटी डिफेक्शन लॉ के शेड्यूल 10 में पैरा 4 सब पैरा 1 अगर आप पढ़े तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि ओरिजिनल पार्टी अगर चाहे तो 2/3 से वो मर्ज कर सकती है। अब खेल यहां ये है कि 2/3 तो हो जाएंगे, हाँ, लेकिन वर्ड मर्ज का है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो ओरिजिनल पार्टी है। गए तो वो लोग हैं, पार्टी के प्रिंसिपल को उन्होंने छोड़ा है जी। ताकि ये डिक्लेयर हो जाए कि वो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, वो लोग अलग हो रहे हैं। ये पूरा खेल है। और अब खेल ये चला गया है डिप्टी स्पीकर के हाथ में। डिप्टी स्पीकर एनसीपी का है। तो आप समझ सकते हैं कि गंदगी कितनी होने जा रही है जी। तो मतलब हर पैरामीटर को खत्म किया जाएगा और इतना गंदगी मुझे पहले कभी नहीं मिली है जी। डॉक्टर युथिका के पास आऊं, लेकिन हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये मैं समझता हूं कि दर्शकों के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले ग्राउंड जीरो पर। रवि, गुवाहाटी में क्या हो रहा है? कितने विधायक हो गए हैं कुल मिलाकर? साफ साफ बताइए मुझे, दावों के अलावा बताइए। बिल्कुल विजय जी, देखिए 42 टोटल जो विधायक हैं वो 42 इस वक्त रेडिसन होटल के अंदर मौजूद हैं। 35 विधायक जो हैं वो शिवसेना के हैं और 7 विधायक निर्दलीय अन्य विधायक हैं। 2 विधायकों का इंतजार एकनाथ शिंदे को है। अब खबर निकल कर आ रही है कि कुछ ही देर में 2 और जो विधायक हैं वो रेडिसन होटल पहुंच जाएंगे। वो महाराष्ट्र से रवाना हो चुके हैं। तो 37 शिवसेना के कुल मिलाकर विधायक हो जाएंगे और 7 निर्दलीय और अन्य मिलाकर हो जाएंगे। पर फिलहाल अगर एकनाथ शिंदे की मजबूती की बात करें तो देखिए, एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले आए थे, वो मिलकर गए। असम सरकार के 2 कद्दावर मंत्री जो हैं वो मिलने आए एकनाथ शिंदे से और तमाम मंत्रियों के साथ तकरीबन 1-1 घंटे तक दोनों मंत्रियों ने समय बिताया। तो मजबूती को आप समझ सकते हैं कि आज के समय में एकनाथ शिंदे कितने मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और तमाम जो नेता यहाँ के हैं वो स्थानीय नेता मिलने के लिए आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। पीयूष, आप मुंबई में हैं, मुंबई में बहुत उठापटक चल रही है। अभी बैठक हुई है, एनसीपी की बैठक हुई है, शिवसेना की बैठक हुई है, उद्धव ठाकरे साहब ने बात की है, कांग्रेस ने की है, लेकिन आपके मित्र जो हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, वो मुंबई से दिल्ली उड़कर आ गए हैं।
पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्या उसकी वजह यह है कि जो रवि इशारा कर रहे हैं कि 44 लोगों का समर्थन शिंदे साहब के पास है और 106 उनके पास है, तो 150 के बाद वो अचकन लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं या यहाँ से जाकर अचकन लेंगे मुंबई में? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो भी विधायक थे शिवसेना के, वो सबसे पहले, मैं शुरुआत से ये बात कह रहा हूँ, पहुंचे सूरत मतलब गुजरात, भारतीय जनता पार्टी शासित। आज दिन में भी इस बात को मैंने कहा था। उसके बाद वहां से वो आए गुवाहाटी, मतलब असम, वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित। मतलब बैकडोर से पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है। तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गेम से भारतीय जनता पार्टी बाहर है। अब जब गेम से बाहर नहीं है तो गेम का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड वही है जिसने शपथ लेने के बाद जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जी, कौन है? जिसने 2019 में सुबह 7 बजे शपथ ली, लेकिन अपनी सरकार को वो स्टैंड नहीं कर पाए, देवेंद्र फडणवीस। तो वो क्या उस अचकन को दोबारा से काम में ले पाएंगे? और मैं ये पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल, क्या वो उस अचकन को काम में ले पाएंगे जो उस दिन शपथ ग्रहण में काम में ली थी? शायद। चलिए, अब सारा गेम भारतीय जनता ठीक है पीयूष, आप और रवि नजर बनाए रखिए और हमें अपडेट करते रहिए, क्योंकि आप हैं तो न्यूज इंडिया बना हुआ है खबरों पर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर युतिका मिश्रा, मैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर आना चाहता हूं आपके साथ कि जो चर्चा हो रही थी, हमारा सवाल है मूल की क्या विचारधारा छोड़ने से सियासी पार्टियां खत्म हो रही हैं। और एकनाथ शिंदे ने जो सवाल उठाया कि हिंदुत्व को छोड़ दिया शिवसेना ने, इसलिए वो बदल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस तरह से विचारधारा को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है यही सब इसके धुरी विचारधारा एक धुरी की तरह होती है जी। और अगर आप धुरी छोड़ दें तो जिस तरह की अस्त व्यस्तता होती है वैसा सिचुएशन हम देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल अगर अपनी विचारधारा छोड़ के, और जिसे अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, हमने देखा ये जो सब उथल पुथल हो रही है, ये अवसरवाद की इसमें स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है जी। तो आप सीएम बनने के लिए जो चीज़ें आपने एक्सेप्ट की थी, जिससे चुनाव पर गए थे, चुनाव में जीते थे, वही आपने डंप कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। और वही हुआ। ये तो 2.5 साल पहले ही लोगों को स्पष्ट हो गया था। ये सब सिर्फ समय का खेल है। अभी नहीं होता तो 2 महीने पहले ये हो सकता था, 2 महीने बाद हो सकता था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, चुनाव हुए राज्यसभा के, फिर अभी इसके लेजिस्लेटिव के, तो ये इनमें ये पोल खुल गई और ये लोग भी कितने असंतुष्ट थे। हमें यहाँ ये समझना होगा कि विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर उसको आप इस तरह से खासतौर से जो हिंदुत्व का जो इन्होंने वोट बैंक जिसका प्रयोग करके यहाँ आए और फिर वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गए, ये बिल्कुल समझिए कि ब्रीचिंग, ये विश्वासघात, लोगों के साथ विश्वासघात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप समझते हैं? लोग इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप समझते हैं? समय समय पर दिख रहा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। ठीक है, तो ये तो होना ही था। चलिए इस पर आगे चर्चा चालू, देर सवेर ये होना ही था। जी, आगे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में चल रही सियासी संकट के बीच जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, बातचीत हो रही है, सूत्रों की माने तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को एक बड़ा ऑफर दिया है। इसे शायद आने वाले दिनों में शिंदे स्वीकार कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये बीजेपी का ऑफर, जो हमें सूत्रों ने और हमारे रिपोर्टर्स ने बताया। हम आपको ये बता दें कि ये ऑफर केवल सूत्रों के आधार पर है और इसकी पुष्टि अब तक बीजेपी या शिंदे गुट की तरफ से नहीं की गई है। बीजेपी का ऑफर है कि एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ा ऑफर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि वो उनको डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री और 13 मंत्री मिल सकते हैं। ये बड़ा ऑफर उनके पास है एकनाथ शिंदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों के पदों का ऑफर किया गया, यानी एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो और इसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया गया। जो 13 मंत्री का जिक्र है उसमें 8 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं। केंद्र सरकार में भी 2 मंत्री पद देने का ऑफर किया गया। आपको याद हो कि कुछ सांसद भी शिवसेना के जो हैं वो बागी हो गए हैं और वो जा रहे हैं।
ये ऑफर चल रहा है। हालांकि इस पे दोनों ही लोग मना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब लोग तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। सिंह साहब, ये जो जनता की सेवा के बीच में ये ऑफर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हिंदुत्व पर भी मुझे समझाइए, क्योंकि आप उसका बहुत बड़े विद्वान हैं, कि क्या विचारधारा छोड़ दी शिवसेना ने, इसीलिए ये सब गड़बड़ हुआ? नहीं, देखिए, एक नाथ शिंदे का अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो एक टैक्सी ड्राइवर आज हजारों करोड़ का मालिक बना है, तो ये अगर ये वाला हिंदुत्व उसका वो है, शौक है, तो भगवानी मालिक है कि इसमें सिद्धांत कहां आता है जी। और एक नाथ शिंदे हिंदुत्व का बड़ा अलंबरदार है और उद्धव ठाकरे छोटे अलंबरदार हैं। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है जी। ये सब कुछ अपने सत्ता में आने के लिए है दोनों तरफ से। उद्धव ठाकरे मातोश्री का उस दिन ही गरिमा खत्म कर दिए जिस दिन 56 मेंबर को लेके बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया और कहा कि नहीं, हम दूसरे के साथ, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर समझौता किया और सरकार में आए। मातोश्री की गरिमा उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन एक चीज है, आज भी जब शरद पवार के स्ट्रेटजी बनाने पे जिस तरह उन्होंने अपील की कि भाई आप लोग आ जाइए, ये एक इमोशनल कार्ड खेला था। उसके 3 कंपोनेंट है। पहला था विक्टिम इमेज अपना देना, दूसरा था धमकी देना कि हमारे जो पार्टी है वो हमारे सैनिकों से है, हमारे विधायकों से नहीं है। इसका मतलब धमकी ये थी कि तुम लोग क्षेत्र में चले जाओ, शिवसैनिक आज भी हमारे हैं। और आपने देखा होगा जब वो वर्षा से निकल के मातोश्री गए तो वहां पे रैली किया, और ये दरअसल धमकी थी एकनाथ के लिए और बाकी लोगों के लिए। अब यहाँ पे पेच ये है कि अगर एकनाथ ने पद लिया और ये सत्ता में आए तो पद तो मिल जाएगा, लेकिन पार्टी का कंट्रोल जो है वो रहेगा मातोश्री में जी। और मातोश्री में अभी भी शिवसैनिक का जो लॉयल्टी है वो पूरी तरह बरकरार है। सर, अब मातोश्री में रहेगा कि एस्टेब्लिश करना कि सिंह साहब, हिंदुत्व के सिंह साहब, ये अब कंट्रोल जो है मातोश्री में रहेगा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रहेगा दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल सही, सत्ता का दीनदयाल पे रहेगा, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन शिवसेना एज ए पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये मातोश्री में फिर वापस जा रहा है, और उद्धव ठाकरे जो अपनी विक्टिम इमेज बना रहे हैं, कल इसके साथ शिवसैनिकों के साथ मिलके वो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलेंगे। सत्ता निकल जाएगी, सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन हिंदुत्व का एक नया डायमेंशन, एग्रेसिव हिंदुत्व का वो लाने जा रहे हैं। इससे एकनाथ इनको शिंदे को इससे खतरा सबसे बड़ा है। तो पॉलिटिकल पार्टी में इस समय अगर आप देखेंगे तो शिंदे सत्ता में तो आ जाएंगे और कंट्रोल होगा बीजेपी के पास, लेकिन इसका नुकसान जो होगा शिंदे को काफी बड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में। और यही शरद पवार की चाल थी, और इसमें बड़ा खूबसूरती से शरद पवार ने सक्सेसफुली निकाल लिया। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएं। ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर आपको समझाते हैं कि हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या विचारधारा को बदलने से, छोड़ने से सियासी पार्टियां खत्म हो रही हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे हिंदुत्व को लेकर, और महाराष्ट्र के संकट पर हमारे बेहतरीन विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में नंबर का, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनका नंबर का रोल अहम हो गया। एकनाथ शिंदे ने जब से उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है, तब से दोनों गुटों का नंबर हर दिन के साथ साथ बदल रहा है। आइए आपको समझाते हैं, दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये नंबर गेम बदल रहा है। डे 1 पर देखिएगा कि एकनाथ शिंदे के साथ 30 एमएलए होने का दावा किया गया था, जबकि शिवसेना के बाकी 25 विधायक उद्धव ठाकरे के पास बताए जा रहे थे। ये पहले दिन की स्थिति है। फिर शिवसेना से भागे हुए नेता एकनाथ शिंदे का दल असम के एक होटल में चला गया, गुवाहाटी पहुंच गया, और उसके बाद जब नंबर 2 आया तो वहां पर एकनाथ शिंदे के पास 33 विधायक होने का दावा किया गया शिवसेना के, जबकि उद्धव ठाकरे के पास जो ओरिजिनल शिवसेना कही जा रही थी उनके पास 22 रहे। तीसरे दिन ये नंबर बदलकर
एकनाथ शिंदे के साथ 42 का दावा और उद्धव ठाकरे के पास 13 होने का दावा किया गया। अब इसको समझिए तस्वीर को कि पूरी तस्वीर क्या है कि यदि सरकार के खिलाफ आज की तारीख में जो बात की जा रही है उसमें बीजेपी के 106, शिंदे गुट के 42 और अन्य 20 विधायक हैं, यानी करीब करीब 168 विधायकों का होने का जो शिवसेना के खिलाफ है उसका दावा किया जा रहा है। कुल 287 में से बहुमत के लिए 144 चाहिए, जबकि सरकार के पास 119 रह गए हैं। इस तरह की संभावना है, ये गारंटी नहीं है, जब हाउस होगा तब समझ में आएगा कि क्या बात है। उसमें एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, शिवसेना के सिर्फ 13 और अन्य 9 हैं, यानी उनके पास 119 विधायक हैं अभी की तस्वीर के हिसाब से। सूत्रों के हिसाब से इसकी असली तस्वीर आपको विधानसभा में सामने आएगी जब यदि बहुमत वहां पर साबित करने का मौका आया तो। शिवसेना से भागे हुए नेता एकनाथ शिंदे का दल असम के एक होटल में क्या गया, अब इस पर विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरती नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के दल पर विपक्ष ने क्या हमला बोला, आइए वो आपको सुनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अब पॉलिटिकल टूरिस्ट लेकर अब बिजी हो गए। सरकार के पास पैसा नहीं है, आम जनताओं को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए जो हमारे शिविर में रहे हुए हैं, जिनके घर अब पानी के नीचे है, उन तक हमारे राहत हम पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अब पॉलिटिकल टूरिस्ट को लेकर अभी काफी परेशान है। ये अच्छा बात है या नहीं? किसी दूसरा राज्य को, किसी दूसरा स्टेट का जो एमएलए है उन लोग को इधर लाकर छुपा के इधर रखकर, अभी असम में फ्लड सिचुएशन इतना खराब है। असम में अभी सिलचर पानी में डूबा हुआ है, बरपेटा पानी में गोल पड़ा। असम का 95% लोग पानी में डूबा हुआ है। असम का चीफ मिनिस्टर कोई रिलीफ नहीं दिया है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान का खेल भले ही बड़े लेवल पर चल रहा है, लेकिन इसका असर राज्य की आम जनता पर भी पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर जन का मन क्या कहता है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के साथ में जो आमदारों ने किया है वो हमारे आम नागरिकों को पसंद नहीं है, और कोई साधारण शिवसैनिक जो है वो हमारे उद्धव जी साहब के साथ में ही है। हमारा जो भी संबंध, जो भी रिलेशन मातोश्री के साथ में पहले से था, आखिरी तक रहेगा। शिवसेना कभी टूट नहीं सकती है और शिवसेना है वो शिवसैनिक ही रहेगा। हम लोग आम जनता के लिए शिवसैनिक है। 40 आदमी के जाने से शिवसेना पार्टी ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। शिवसेना एक ग्राउंड लेवल की पार्टी है, और शिवसेना जो है ना वो शिवसैनिक से चलती है, मंत्री आमदार से नहीं चलती है। और कल हमारे सीएम साहब ने ये चीज़ साबित भी कर दी है। शिवसेना शिवसैनिकों से चलती है। दक्षिणपंथी विचारधारा जो है किस तरह से चलती है अपने कार्यकर्ताओं पर। देश में आज भले ही दक्षिणपंथी विचारधारा में मंथन हो रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना ही अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो विचारधारा पर चलने का दावा करती है। देश में हर पार्टी की अपनी विचारधारा है जो वक्त और सियासी नफे नुकसान के साथ बदलती रहती है। दुनिया में कई ऐसी पार्टियां हैं जो आज भी दक्षिणपंथी विचारधारा का झंडा बुलंद कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में वो कौन से देश हैं और कौन सी पार्टियां हैं जो दक्षिणपंथी हैं और अपनी विचारधारा को लेकर चल रही हैं। दुनिया भर में दक्षिणपंथी विचारधाराओं को देखें। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, फ्रांस में नेशनल फ्रंट है, ब्रिटेन यानी यूके में यूके इंडिपेंडेंस पार्टी है, जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया में वन नेशन पार्टी, कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा वहां पर है, जो ये सभी दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी हैं। डॉक्टर युथिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर युथिका, आपसे जानना चाहता हूं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा की बात हो रही है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात हो रही है, इसका वर्चस्व और कार्यकर्ताओं का जो एक कनेक्शन है वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी काडर बेस पार्टी मानी जाती है। जी, बहुत अहम सवाल है ये आपका कि दक्षिणपंथी
विचारधाराएं जिसमें हिंदुत्व भी शामिल होता है, जी। वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैडर बेस्ड हैं। देखिए कोई भी पार्टी विचारधारा पर आधारित होती है। यहाँ हमें समझना होगा पहले कि विचारधारा होती क्या है। जी। तो विचारधारा एक तरह का एंकर है। पहले भी मैंने बताया कि ये एक हमें एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करती है। ये तार्किक तौर पर हमें एक इवैल्यूएशन करना, आकलन करना, ये सब सिखाती है और उससे हम हुक्ड अप होते हैं। जी। चाहे दक्षिण पंथी हो, कोई भी पंथी विचारधारा हो, विचारधारा को आप छोड़ते हैं, ये समस्या तभी आती है, ये जो भी आप सब दिखा रहे थे। बल्कि आपका तो कार्यक्रम का जो इतना अच्छा नाम है, सत्य की खोज, सत्य की विजय, जी। तो सत्य की विजय कैसे होगी अगर हम अपनी विचारधारा को डाइल्यूट कर देंगे, है ना? ये हो ही नहीं सकती। अब आप बात करते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, हार्ड हिंदुत्व की, मीडियम हिंदुत्व की, ये नहीं होता। और जहाँ तक दक्षिणपंथी विचारधारा हमारे जो खासतौर से मैं हिंदुत्व की अब बात करती हूँ, बड़े बड़े इसके महान नायक हुए। स्वामी विवेकानंद जी का आपने पहले ही नाम लिया, उन्हीं से आपने शुरू किया कार्यक्रम, जो गर्व करते हैं। ये हमारे सबसे बड़े गाइडिंग लाइट की तरह है ना, एक लाइट हाउस है। वीर सावरकर जी ने बताया, ये कुछ तत्व बताते हैं जिसके आधार पर हम अपने देश से जुड़े रहते हैं, देश के लिए काम करते हैं और हम पथभ्रष्ट भी नहीं होते जैसे हो जाते हैं लोग अवसर को देख के, लालच को देख के। परिवारवाद आजकल बहुत हावी हो रहा है सब जगह। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो इसका एक ही उपाय है, वह है अपने विचारों को खरा उस पर प्रतिबद्ध रहना और उसको कभी नहीं छोड़ना, और न कि उसको डाइल्यूट भी करना, जी, है ना, कि कुछ भी मिला दिया। आज मुझे ये काम है, आज मुझे इनका वोट लेना है तो मैं ये बोल देता हूँ। आज मुझे इतने सारे मुद्दे आए हैं अभी शिवसेना के सामने, उन सब पर उसका फेलियर दिखता है। चाहे कंगना रनौत का हो, अर्नब गोस्वामी का हो, सुशांत सिंह राजपूत, हर एक में वो फेल कर गए। धारा 370 पर, चाहे ये शाहीन बाग, छोटे छोटे मुद्दों पर भी साइलेंस डेफनिंग था जी, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर भी वो लंबी लिस्ट है जी। देखिए अभी मोस्ट रिसेंट जो हुए तो उसमें लोग इतने हतोत्साहित, इतने परेशान हैं उनसे, निराशावाद ही उसी का ये परिणाम है। अब आप ये कह सकते हैं एक नाथ शिंदे को, वो भी अवसरवादी हैं, कुछ हैं, लेकिन आपने जो किया, जो शिवसेना के नेतृत्व ने किया, उसका ही तो ये एक फॉल आउट है, उसी का तो परिणाम है जो हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक सुझाव भी यहाँ देना चाहूँगी कि इस तरह से लोग अपने दल बदल के, जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि जैसे 2.5 साल पहले किया शिवसेना ने, वैसे घटना फिर से न हो। वो तुरंत एक कुछ ऐसा कानून हो कि आपने जिसके साथ मिलके, जिस विचारधारा पर जो काम, जिनके साथ आपने गठबंधन किया, उससे अगर आप निकल रहे हैं तो पूरा का पूरा तंत्र खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, जो हिंदुस्तान की राजनीति, तो आप दिख रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस की तो जीत थी ही नहीं। जी डॉक्टर मिश्रा, राजनीति की, हिंदुस्तान की राजनीति की हकीकत कुछ उलट है जी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिससे वो विचारधारा से डिविएट होने में आसानी होती है। और ये सब लोग कर रहे हैं। शिवसेना कोई पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 98 में, 96 में, तो तब भी उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और जो उनके कोर इशू थे उन्होंने छोड़ दिया था। वाजपेयी जी ने कहा था कि 370, राम मंदिर और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना जो अभी का जो उनका एजेंडा था सेक्युलरिज्म का, उसको छोड़कर अब जनेऊ पहनने लगे हैं, मंदिरों में जाने लगे हैं। तो तमाम पार्टियां, या कश्मीर में जैसे हुआ पीडीपी और बीजेपी का कॉम्बिनेशन हुआ, या शिवसेना का आज महाराष्ट्र में हम जिक्र कर रहे हैं कि शिवसेना, पीडीपी, कांग्रेस, तो ये सब जो चीजें हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? एक थोड़ा सा मैं वक्त लेना चाहता हूं आपका कि दो शिवसेना और बीजेपी के रिलेशनशिप पर। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपनी 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर सत्ता के लिए धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। लेकिन जिस विचारधारा के दम पर शिवसेना खड़ी हुई थी, 2019 के बाद उसी को भूल गई। या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए शिवसेना की विचारधारा को किनारे कर दिया। तो यानी बदली विचारधारा और सब कुछ बर्बाद। देखिए, हिंदुत्व से दूरी उन्होंने बनाई, हनुमान चालीसा के मुद्दे पर वो
पीछे हुए, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, राम मंदिर पर और पालघर की जो घटना हुई थी उस पर सरकार खामोश रही, सावरकर के मसले पर चुप्पी रही, तो लोगों को लगा कि ये विचारधारा से डेविएट कर रही है। पिछले 2.5 साल में उद्धव सरकार पर कई संकट आए। कभी सरकार के फैसलों पर सवाल उठे तो कभी एनसीपी के सरकार में दबदबे को लेकर। वहीं हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उद्धव का ओवैसी का साथ लेने पर सरकार राज संकट में आ गई। जो सरकार राज में संकट पैदा हुआ उसमें जो बड़े मुद्दे थे वो था ओवैसी का साथ, फिर नवाब मलिक का मामला, फिर आर्यन खान केस, सुशांत केस जिसके जिक्र अभी डॉक्टर मिश्रा कर रही थी, आदित्य ठाकरे को जिस तरह की छूट इस सरकार में मिली, अपनों से दूरी बनी और एनसीपी से प्यार, ये सब चीजें हुई हैं जिसको लेकर सारी बात हुई कि हिंदुत्व से किस तरह से डेविएट हो रही हैं। हमारे साथ तुषार गांधी साहब भी जुड़ गए हैं जो महात्मा गांधी के प्रपोत्र हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर युथिका मिश्रा के साथ हिंदुत्व की और विचारधारा को लेकर। गांधी के हिंदुत्व से शिवसेना के हिंदुत्व तक हम पहुंच गए, सावरकर के हिंदुत्व तक पहुंच गए। आप किस तरह से देखते हैं ये हिंदुत्व की विचारधारा को? ये विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व महज एक इलेक्टोरल गिमिक है। वो सिर्फ इलेक्टोरल फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया एक औजार है। उसमें कोई विचार नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें हिंदू धर्म तो हरगिज नहीं। तो मैं इस बात से ही सहमत नहीं हूँ कि उसे मैं विचार का एक दर्जा जी, वो एक महज एक इलेक्टोरल बेनिफिट पाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक टूल है, औजार समझते हैं आप। विचारधारा को वोट बैंक के लिए टूल समझ रहे हैं, तो फिर तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया और इसलिए अब मैं नए हिंदुत्व के साथ या हिंदुत्व के लिए बड़ा त्याग कर रहा हूँ। गुवाहाटी में बैठा हूँ 43 विधायकों को लेकर। जिस हिंदुत्व को मैंने आइडेंटिफाई किया मेरे शुरुआत में, वो उस हिंदुत्व को जा रहे हैं क्योंकि वो इलेक्टोरल गेन्स के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ना कोई धर्म है ना कोई विचार जी, सिर्फ महज एक एम्बिशन। जी सर, आपने हिंदुत्व पर बहुत कुछ लिखा है, गांधी को भी पढ़ा है, गांधी को अनुसरण भी आप करते हैं और हिंदुत्व पे बहुत कुछ लिखा है। तो हिंदुत्व पे नहीं लिखता मैं हिंदू धर्म पर आप लिखते हैं, हिंदू धर्म पर आप लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे, छोटे सा शब्दों में, वक्त कम है, लेकिन हिंदू धर्म मुझे समझा दीजिए ताकि मैं पार्टी वालों से भी पूछूं कि हिंदू धर्म क्या है और ये आपका जो एजेंडा है वो क्या है। हिंदू धर्म है जो वसुदैव कुटुंबकम को मानता है, जो सबका समावेश करके जीने को के एक जीवन शैली को अपनाता है जी। उसमें और हिंदुत्व में वो एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में। तो आप इसको कैसे हिंदू धर्म में ये सारी चीजें थी और इसीलिए बापू अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं। पर हिंदुत्व वाले जो सनातनी हिंदू है उनमें से कोई लक्षण या कोई गुण नहीं है जी। वो फर्क आपने समझना चाहिए जी। वो चीजों। सर, आजकल के पॉलिटिकल पूरा एरेना में हिंदू या हिंदुत्व को लेकर, जिसको आपने तो खैर अलग अलग किया है, उसको कम्युनल के तरीके से भी देखा जाता है। क्या आप इसको ठीक मानते हैं? जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कम्युनल लोग हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाले डेफिनेटली कम्युनल। कौन लोग हैं हिंदुत्व को मानने वाले? थोड़ा समझाइए। आप जानते हैं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। संघ परिवार पूरा हिंदुत्ववादी है और वो पूरा कम्युनल फैनेटिक्स है वो सारे। और आज जो भी हिंदुत्व की बात करता है वो कम्युनल। हिंदुत्व की बात करना कम्युनल है। तो किस रास्ते पर चले हम? अपनी मर्जी है, जिनको जिस रास्ते से चलना है चले। मंजिल एक नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, कोई कमेंट आप इस पर करना चाहते हैं? तुषार जी जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं उसको। मैं भी इनसे काफ़ी हद तक मैं कई जगह डिसएग्री करूंगी जी। लेकिन एक बात जो मैं भी बार बार बोल रही हूँ कि जो हिंदू धर्म से निकलता है, क्या हिंदू धर्म को हम नाउन समझ रहे हैं और हिंदुत्व को एडजेक्टिव समझ रहे हैं? शायद ये फ़र्क है।
और ये हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं पॉलिटिक्स से, और वो एक अपना ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक जरिया मात्र है। यहाँ मुझे लगता है यहाँ थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। जो हमारे महात्माओं ने, विचारकों, खासतौर से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो हिंदुत्व जो आपने एक CMP की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात की थी ना जी, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म या हिंदुत्व, मैं तो दोनों को मिक्स करके ही बोलती हूँ, इतना फार अपार्ट करना मेरी समझ से बाहर है जी। तो वहाँ उन्होंने उसको नहीं छोड़ा था जी। ये मंदिर बनाना या ये कुछ स्थापित कर देना, एक मूर्ति बना देना, ये हिंदुत्व या उनका एजेंडा का हो सकता है आम आदमी के लिए यही हो जी, लेकिन विचारधारा एक ज़्यादा डीपर, एक फिलोसॉफिकल बिलीफ है जी, एक दर्शन है जी, जिसको हमें समझना चाहिए यहाँ जी। तुषार जी, उसके आधार पर पार्टियां काम करती हैं, उसी से ये निकलती हैं। तुषार जी, हिंदू को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर 3 बड़े नाम हमारे पास हैं इस समय। एक स्वामी विवेकानंद हैं, एक महात्मा गांधी हैं, और एक नाम है वीर सावरकर का। जब भी ये आजकल जो चर्चा होती है वो है, आप तीनों के सोच को अलग अलग तरीके से देखते हैं या उसको फॉलो करने वाले लोगों ने उसको कुछ बदला है? पहले 2 नाम एक साथ लिए जा सकते हैं, तीसरा नाम पहले 2 नामों के साथ जुड़ ही नहीं सकता जी। क्या, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। NK सिंह साहब का भी बहुत शुक्रिया, और मेरे दोनों सहयोगी रवि मिश्रा और पीयूष का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या विचारधारा बदलने से सियासी पार्टियों को नुकसान होता है, खत्म हो रही हैं? इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। 81% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, जबकि 19% जनता इसके ना के में है, ना कर रही है। मतलब 81% जनता समझती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये राजनीतिक दलों के लिए, कि यदि वो विचारधारा छोड़ते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। अभी के लिए तो शायद शिवसेना के लिए भी ये मैसेज हो। आपने राजनेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, जनता के मन की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। शिवसेना में कौन रहेगा, किसकी होगी शिवसेना? शिवसेना की विचारधारा में हिंदुत्व घुला है या नहीं? फेसबुक पर लाइव आते ही उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, उनके डिजिटल भाषण में कितने लोग कनेक्ट हुए या नहीं? इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जनता का इमोशनल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। 4 दिन की सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र की जनता तमाम समस्याओं से दो चार हो रही है। ना जन सुनवाई हो रही है, ना मुख्यमंत्री आवास पर उद्धव साहब की अगुवाई हो रही है, मंत्रालय ठप पड़े हैं, अफसर आदेश का इंतजार में खड़े हैं। ऐसे में जनता के जनार्दन शिंदे और ठाकरे के चक्कर में कामकाज ठप होने का ठीकरा आम जनता पर फोड़ रहे हैं। भारी बारिश में उद्धव जी वर्षा छोड़कर मातोश्री चले गए। एकनाथ एंड कंपनी गुवाहाटी में बैठकर आसाम की चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में चाय में बिस्कुट की तरह डूब रही है तो जनता ज्यादा देर तक डूबेगी तो टूट जाएगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।